तो आप सबका मेरे चैनल आओ सीखो आईबीसी पे स्वागत है। मैं सुचेता गुप्ता बाय प्रोफेशन एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आईबीसी कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि पहले के मैंने जो 2 वीडियो डाले हो सकता है वो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आए होंगे, और ये मेरा वर्बल वे ऑफ केस को समझाने का आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरे को मोटिवेट करेंगे। तो मैं ये सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जितना हो सके आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रो करिए, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे केस लॉज आपके सामने ला सकूं और उनको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एक नया केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है इसमें, और ये भी रीसेंट केस है। इसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस विजय कुमार वी अय्यर एंड अदर्स। तो बेसिकली मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं इस केस में हुआ क्या था, इसमें क्या ग्राउंड्स थे, क्या क्या हुआ है इस केस में। तो शुरू से मैं चलते हैं, एक ब्रीफ इंट्रो आपको देते हैं इसका, तो वो मैं अभी आपको देती हूँ। सबसे पहले तो इस केस में ये हुआ था कि एक कंपनी थी, जो कि भारतीय 6 अप्रैल मतलब अप्रैल में 2016 में भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी थी और भारतीय हेक्साकॉन एयरटेल, ये एयरटेल एंटिटीज थी। ये एक एग्रीमेंट में एंटर्ड हुए, किसके साथ एंटर्ड हुए, एयरसेल लिमिटेड एंड डिश नेट वायरलेस लिमिटेड, ये एयरसेल की एंटिटीज थी, इनके साथ एंटर्ड हुए। किस लिए एंटर्ड हुए, फॉर द परचेज ऑफ द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम का राइट था उसको यूज करने के लिए ये एंटर्ड हुए इस एग्रीमेंट में इनके साथ, जो कि किसको अलॉटेड था, एयरसेल को अलॉटेड था। और इसके लिए इन्होंने कंसिडरेशन दिया, एयरटेल कंपनीज ने, एयरटेल एंटिटीज ने 4022 करोड़ का इस कंसिडरेशन के एग्रीमेंट के साथ इन्होंने एंटर किया। लेकिन इस एग्रीमेंट की एक टर्म ये भी थी, एक कंडीशन थी कि जब डीओटी डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, वो अगर इसको अप्रूव कर देगा, इनको ये राइट दे देगा स्पेक्ट्रम ये यूज करने का, तो उस केस में ये ट्रांजेक्शन, ये जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल होगा। अभी ये एक कंटिंजेंट ट्रांजेक्शन के रूप में था, मतलब अभी ये कंफर्मेशन नहीं थी, बिकॉज डीओटी की कंफर्मेशन नहीं थी इसमें, तो ये एक कंटिंजेंट ट्रांजेक्शन के रूप में था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब जब ये जो इनको अप्रूवल चाहिए थी डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, एयरसेल को चाहिए थी इनसे, तो उसके लिए इन्होंने बोला डॉट ने कि एक आप बैंक गारंटी सबमिट करो हमें। तो एयरटेल को अब एक बैंक गारंटी का अमाउंट देना था, जो कि एयरसेल के पास तो नहीं था। तो उसने अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया कि एयरटेल वालों को, यानी कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड और भारतीय हेक्साकॉन लिमिटेड, इन कंपनीज को अप्रोच किया कि आप एक बैंक गारंटी एग्जीक्यूट करो 453 करोड़ की, और ये हमें देनी है डॉट को। किस लिए देनी है, क्योंकि इनके कुछ प्रीवियस ड्यूज थे, जिसके एवज में बोला था डॉट ने कि आप हमें ये पहले आप बैंक गारंटी लेके आओ, तभी हम आपको ये जो राइट है वो आपको यूज करने के लिए परमिशन देंगे। तो इन्होंने ये एक बैंक गारंटी एग्जीक्यूट करवाई, और एयरटेल ने उसके लिए एक अमाउंट डिडक्ट किया 586 करोड़ का फ्रॉम दी कंसिडरेशन जो पेबल था एयरसेल को, उसमें से। तो ये इस बात पे एक इनके बीच में एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी एग्जीक्यूट हुआ एयरसेल और एयरटेल वालों के बीच में। अब हुआ क्या कि एक डिपार्टमेंट होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये भी एक अथॉरिटी है बेसिकली, जो कि इस टाइप के जो अगर डिस्प्यूट होते हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको वो सेटल करती है। तो जब एयरसेल ने बोला कि एयरसेल ने जो डॉट डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी यहाँ पे ट्रिब्यूनल में कि ये जो डिमांड मांग रहे हैं वो इनकी जायज़ नहीं है, तो उसके उसके लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया 2018 में,
और बोल दिया कि इनकी 98 करोड़ रुपए की जो डिमांड है, जो कि एयरसेल से इन्होंने मांगी हुई है डॉट डिपार्टमेंट वालों ने, वो जायज़ नहीं है और ये अनटेनेबल है, और इसलिए इनको इतने अमाउंट की बैंक गारंटी है वो रिटर्न कर देनी चाहिए एयरसेल एंटिटीज़ को। पर डॉट ने वो रिटर्न नहीं की और उनके पार्ट पे फेलियर रहा, उन्होंने इस अमाउंट को रिटर्न नहीं किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन मीनवाइल एक CIRP की एप्लीकेशन लगा दी एयरसेल कंपनीज के अगेंस्ट में, एयरसेल लिमिटेड एंड डिशनेट वायरलेस लिमिटेड के अगेंस्ट में, जो कि एडमिट हो गई 2018 में, यानी मार्च 2018 में दोनों एडमिशन हो गई, दोनों एप्लीकेशन दोनों कंपनीज के अगेंस्ट में, और इनकी CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो जब CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो एयरटेल वालों ने, जो इन्होंने पे करा था बैंक गारंटी का अमाउंट इनके बिहाफ पे डॉट को, तो इन्होंने एक क्लेम इनको रेज किया RP को, और RP को जो क्लेम रेज किया इन्होंने, उस क्लेम में भी इन्होंने क्या किया, 112 करोड़ रुपए जो इनके देने बनते थे एज अ कंसिडरेशन अमाउंट मान लो आप, तो वो जो देने बनते थे वो इन्होंने पहले ही एडजस्ट कर लिए कि भाई गारंटी दी, पहले ही बैंक गारंटी दी है हमने, उसमें हम ये एडजस्ट करके और तब ये हम आपको एडजस्टमेंट करके हमारा क्लेम एडमिट कर लीजिए, ठीक है। तो RP ने भी इनका क्लेम एडमिट कर लिया और इनको बोला कि आप वो जो अमाउंट आपका बनता है 112 करोड़ का, वो आप पे करिए। तो एयरटेल वालों ने वो पे नहीं किया और इन्होंने फिर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चले गए कि भाई ये सेट ऑफ कर लिया है हमने 112 करोड़ रुपए का अमाउंट और ये पेबल नहीं है हमारे द्वारा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने तो इनकी बात से सहमत हो गई इस सेट ऑफ की इन्हें राइट है, ये सेट ऑफ कर सकते हैं इस बात को, वो एग्री हो गई, उसने जो है इनको परमिटेड कर दिया कि ठीक है। बट लेकिन अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में RP गए NCLAT कि ये सेट ऑफ का राइट नहीं बनता है इनका, क्योंकि कंपनी CIRP प्रोसेस में है और मॉरेटोरियम एक सेक्शन होता है, सेक्शन 14, जो CIRP में बहुत ही मतलब एक वाइडर सेक्शन हम कह सकते हैं उसको। तो ये सेक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेक्शन हमसे कहता है कि इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मोरेटोरियम कोई भी कंपनी के असेट्स को नहीं रख सकता है अपने पास में, और अगर कोई रखता है तो वो RP को राइट है कि वो उनको से रिकवर कर सकते हैं, और RP की ये ड्यूटी भी है एज पर सेक्शन 25 कि वो कंपनी की कोई भी असेट्स है वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये RP की एक ड्यूटी है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने NCLAT में अप्रोच किया और NCLAT ने हेल्ड किया कि ये जो सेट ऑफ है ये वायोलेटिव है और ये ठीक नहीं है, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ आपने फॉलो नहीं किया है IBC का, और ये जो ऑटोमेटिक सेट ऑफ इन्होंने कर लिया है, दिस इज नॉट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और ये इनको नहीं करना चाहिए। तो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अब भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी ने एक अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक अपील फाइल की, उस अपील में इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, इस ऑर्डर को चैलेंज किया कि ये सेट ऑफ अलाउड है और सेट ऑफ होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें इस केस में देखी समझी और ये बोला कुछ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी बाहर के लॉज भी देखे इसमें कि अमेरिकन लॉज क्या कहते हैं, सिंगापुर लॉज क्या कहते हैं, CIRP में होती है कंपनी तो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली यही निकल के आया, अगर सपोज करो अगर आप वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से भी जाओगे, सेक्शन 53 जो कहता है कि आपको इस ग्राउंड पे इस क्रेडिटर को ऐसे ऐसे सेट ऑफ होना है उसमें, तो अगर आप पहले से ही अपने अमाउंट को सेट ऑफ कर लोगे तो वो तो फिर एज पर द फुलफिल हुआ नहीं ना, प्रोविजन का जो सेक्शन है 53 उसका एक तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि आपने तो पहले ही सेट ऑफ कर लिए अपने ड्यूज, तो वो वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से तो सेट ऑफ हुए नहीं, आपके सेटल हुए नहीं। तो एक तो वहां पे वो वायलेशन हो रहा है, दूसरा ये है कि कंपनी CIRP में है और इन्होंने एक दलील और दी थी भारतीय एयरटेल वालों ने, सेक्शन 29 को भी रेफर किया था जो लिक्विडेशन का सेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिक्विडेशन एंड CIRP प्रोसेस बोथ आर द डिफरेंट
डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि CIRP प्रोसेस में जब कंपनी होती है तो उसका एक चांस होता है कि वो उसको दोबारा से रिहेबिलाइज कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसे एज अ गोइंग कंसर्न ट्रीट करना होता है। RP को भी उसको कोशिश करनी होती है कि वो उसको चलाए, उसके बिजनेस को वाइंड अप ना करे, उसको कोशिश करे कि वो रिवाइव के स्टेज पे लेकर आए, और कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ढूंढ के, अगर कोई उसमें इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्ट कर सकता है, कोई रेजोल्यूशन प्लान आ सकता है उस कंपनी में, तो उसको रिवाइवल के चांस बन जाते हैं। पर लिक्विडेशन स्टेज में जब कंपनी होती है तो उसके रिवाइवल के कोई चांस नहीं होते हैं। तो उस केस में तो सेट ऑफ का हो सकता है कि सेट ऑफ वाला प्रोविजन जो कहता है वो कर सकते हैं हम। बट लेकिन जब कंपनी CIRP स्टेज पे है और जहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान भी सबमिट होने की बात आती है और एक वाटरफॉल मैकेनिज्म के अनुसार उसको प्लान को दिया जाता है, तो उस केस में ये सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। और कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जिनके बेसिस पे सेट ऑफ अलाउड हो सकता है, अगर वो म्यूचुअल कोई ट्रांजेक्शन्स हैं। और एज पर द इस केस में तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये वर्डिंग्स बोले हैं, वो भी मैं आपको स्पेसिफिक वर्डिंग बता रही हूँ कि सेट ऑफ द ड्यू एंड पेबल बाय द CD एंटिटीज अंडर द ऑपरेशनल सर्विसेज अरेंजमेंट, SMS सर्विस एग्रीमेंट है अगर कोई, या इंटरकनेक्ट यूजेस एग्रीमेंट है, तो ये सेट ऑफ तो अलाउड हो जाएंगे। बट जो इन्होंने जो स्पेक्ट्रम के राइट को परचेज करने के लिए जो बैंक गारंटी दी थी और उसके एवज में जो अमाउंट दिया था, उसका अगर ये सेट ऑफ कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा, है ना। तो इसमें भी एयरटेल एंटिटीज जो जिन्होंने सेट ऑफ कर लिया है ऑन बिहाफ ऑफ द CD वर रिटर्न, एंड अकॉर्डिंगली एयरटेल एंटिटीज बिकम लायबल टू पे द बैलेंस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ द लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो आपको देना होगा एयरसेल को, यानी RP को। और इसमें आप ऑटोमेटिक सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, और ये अमाउंट have become payable post the commencement of the CIRP and thus set off is not allowed। और ये जो अमाउंट पेबल है वो यानी कि CIRP जब कमेंस हुआ उसके बाद का, उसके पोस्ट है उसके बाद का है, तो ये जो सेट ऑफ है वो अलाउड नहीं होगा इस केस में। तो बेसिकली मोटा मोटी यही निकल के आया कि एज पर द, अगर रेगुलेशन 29 का अगर आप रेफर कर रहे हो लिक्विडेशन का, वो भी एक रेगुलेशन स्टेचुटरी रेगुलेशन है, बट कंपनी अभी CIRP प्रोसेस में है, ना कि लिक्विडेशन प्रोसेस में है। तो इसको ये तो अप्लाई होगा ही नहीं रेगुलेशन, बिकॉज दीज बोथ आर द different stages। CIRP is the different stage and liquidation is the different stage। तो यहाँ पर भी इनकी अपील को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिकली मोटा मोटी हमें ये समझ आया इस केस से कि सेट ऑफ है, पहले तो सेट ऑफ आपको देखना होगा कि आप किस चीज का सेट ऑफ कर रहे हो, और वो एज पर अगर वो म्यूचुअल सेट ऑफ है, क्या वो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं या नहीं है। और वो अगर आपकी वाटरफॉल मैकेनिज्म में अगर जाती कंपनी, तो क्या वो अमाउंट उतना ही जब सेट ऑफ अगर आप जो कर रहे हो वो उसी वाटरफॉल में फॉल करता या नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना चाहिए। और वैसे भी सेट ऑफ नहीं करना चाहिए एज पर द एडवाइजरी की, वो आप अपना पूरा क्लेम सबमिट करो और जो आपका बनता है उसको आप सेटल करो, और बाद में जो RP है वो आपको वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से जितना अमाउंट आपका ड्यू बनेगा उसको वो रिम्बर्स करेंगे। जब भी जितने भी क्रेडिटर्स को सेटल किया जाएगा आपका भी अमाउंट उसी केस में फॉल करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर सीइंग। और ये मेरा वर्बल वे है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको केस को समझाने का। तो मुझे लगता है इससे हमें केस याद भी बने रहते हैं, और हम चाहे जितना पढ़ लें, जितना देख लें, हमें नहीं याद रहता है। जब हमें कोई वर्बली कोई चीज़ बता देता है तो वो हमारे माइंड में हमेशा बनी रहती है। और ये वर्बल वे मेरा इसलिए भी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक अच्छा मतलब एक उनको समझा पाऊँ जो कि लेमैन है, और जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोन दे रखे हैं कंपनीज को, और या मटेरियल सप्लायर्स हैं या गुड सप्लायर्स हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई फ्लैट बायर्स हैं, तो उनको भी मैं एक नॉलेज दे पाऊँ कि आपके केस के साथ क्या होना है।
तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।